नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे सेल जिसका नाम है कोशिका, और साइंस के एमसीक्यू बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका। निम्न में से किसने जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था? इसमें बोल रहा है कि जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था। ठीक है, स्लाइडीन व श्वान ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या लुएन हॉक ने, या रॉबर्ट हुक ने। मैं आपको बता दूं कि सेल बायोलॉजी को जो जनक होते हैं, फादर, वो होते हैं रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका नहीं, इन्होंने पादप कोशिका को पहली बार देखा था। जीवित कोशिका को लुएन हॉक ने देखा था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एंटोनी वॉन लुएन हॉक ने सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1674 में प्रथम जीवित कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत पादप छाल में मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना देखा और उसमें उपस्थित कोशिकाओं को सेलुला या सेल नाम दिया। ठीक है ना, पता चल गया रॉबर्ट हुक और लुएन हॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा एवं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। ठीक है। सेकंड है, कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट ब्राउन को माना जाता है। थियोडर श्वान व मैथियस लाइडेन कोशिकावाद के जनक हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी जो होती है ना वो ऑस्ट्रिच का अंडा होती है और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा होती है। रॉबर्ट ब्राउन नहीं। मैंने जब आपको पढ़ा रही थी फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, तब मैं आपको बताया था सेल, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था नोट से पढ़ाया था, कुछ नोट्स से उसमें, तो उसमें मैंने को बताया था कि जो सेल बायोलॉजी का जनक होते हैं वो होते हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है ना कि रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सेकेंड जो है वो गलत है। देख लेते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। तो दूसरा अगर मैं काट दूँ ना तो 1 और 1 और 3 यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं कि सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा है जो कि 170 मिलीमीटर लंबा होता है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और थियोडर श्वान व मैथियस लाइडन कोशिकावाद के जनक हैं। और दूसरा सही नहीं है क्योंकि कोशिका विज्ञान का जनक किसको, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, जबकि केंद्रक की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। मतलब जो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, जबकि सेल बायोलॉजी का जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? ठीक है, चलिए ऑप्शन है लुएन हॉक, रुडोल्फ विरकोव, रॉबर्ट ब्राउन, या आर.एच. विटेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विरकोव। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसका। नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित करने वाले वैज्ञानिक रुडोल्फ विरकोव हैं। उनके अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होती है, जिसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक सेलुलर पैथोलॉजी में 1855 में किया। इसे कोशिका वंश परंपरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए मतलब सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें लक्षण है, इसमें कोशिका जंतु है। एक कोशिकीय के आगे लिखा हुआ है क्लैमाइडोमोनास, बहुकोशिकीय के आगे लिखा हुआ है ईस्ट, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं, ये तो सही है। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। और क्लैमाइडोमोनास जो होता है वो एक कोशिकीय ही होता है। ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा इसका गलत है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, मुख्यतः जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप सैक्रोमाइसीज सेरेविसी यीस्ट एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कवक है। इसका उपयोग अल्कोहल निर्माण व बेकरी उत्पादों जैसे ब्रेड के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्रमशः अनियमित आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी है? मतलब इसमें आपको बताना है, एक पहली अनियमित आकार, दूसरा केंद्रक विहीन। तो बोल रहा है श्वेत रुधिर कणिका, जिसको WBC भी बोलते हैं, अमीबा, युग्लिना एवं चालनी नलिका, श्वेत यानी कि WBC, और लाल यानी कि RBC, अमीबा एवं वाहिका। तो इसका आंसर हो जाएगा WBC एवं RBC। WBC होती है ना वो अनियमित आकार की होती है, और RBC केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक नहीं होता है उसमें। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पे दे रखा है कि जो वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रुधिर कणिका अनियमित आकार की तथा RBC केंद्रक विहीन होती हैं। WBC संख्या में बहुत कम, आकार में बड़ी, रंगहीन व केंद्रक युक्त होती है, और RBC
उभयताल वृत्ताकार होती है। आरबीसी में उत्पत्ति के समय केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु ये परिपक्वन के दौरान विलुप्त हो जाता है। अपवाद स्वरूप ऊंट व लामा जैसे ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। वयस्क मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या 5 से 9,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है, जबकि आरबीसी कणिका की औसत संख्या 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कथन और कारण। ठीक है, कौन सा सही है कौन नहीं है। ठीक है, चलिए। अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है। अमीबा में पोषण हेतु कूटपादा पाए जाते हैं। इसमें दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है। यह प्रोटोजोआ संघ का जंतु है जिसमें निम्न कोटि के सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जंतु शामिल हैं। इनमें गमन व पोषण कूटपादों स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। ये कूटपाद लचीली अनियमित कोशिका झिल्ली द्वारा निर्मित अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। अमीबा में जल के साथ आए भोज्य कणों को इन प्रवर्धों के द्वारा अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है एवं भोजन का अंतःकोशिकीय पाचन एवं तथा अवशोषण करने के बाद अपचित भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, तो आपको बताना है कि क्योंकि क्या कारण है इसका। ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। ये सजीवों में द्विगुणन जनन द्वारा जनन करते हैं। इनमें डीएनए या आरएनए में से कोई एक आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विषाणु जीवित व निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, क्योंकि ये पोषद कोशिका के बाहर निर्जीव कणों के रूप में रहते हैं, लेकिन किसी पोषक कोशिका में पहुंचते ही ये सजीव के लक्षण दर्शाते हैं। इनमें स्वयं के गुणन एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए साधन नहीं होते हैं, बल्कि ये पोषक कोशिका के साधनों का उपयोग करते हैं एवं प्रतिलिपिकरण यानी रेप्लिकेशन द्वारा जनन करते हैं। इनमें डीएनए या आरएनए में से कोई एक आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है पहले चैप्टर से थोड़ा इजी लग रहा होगा आपको शब्द वगैरह। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन था तो उसमें थोड़ा टफ शब्द रहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है आपको कथन और कारण दे रखे हैं। प्रोकैरियोटिक, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली के अभाव में इनमें केवल डीएनए युक्त केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है ना, केंद्रकाभ को इसको पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मेरे साथ दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और यूकैरियोटिक में पाया जाता है बिल्कुल विकसित केंद्रक। इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक की एक निश्चित संरचना का अभाव होता है। इसमें प्रमुख अवयव केंद्रक कला गुणसूत्र केंद्रिका आदि होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ये सब अनुपस्थित होते हैं। वास्तव में केंद्रक के स्थान पर इसमें नग्न डीएनए पाया जाता है और आरंभिक केंद्रक या न्यूक्लियोइड पाया जाता है। ठीक है, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं वो पाया जाता है, आरंभिक केंद्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जीव में केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव किस में होता है आपको ये बताना है। तो थायोबैसिलस में, क्लैमाइडोमोनास में, यूग्लिना में, एनाबिना में, पैरामीशियम में, ईस्ट में। तो याद रखना, एक तो थायोबैसिलस में ये अभाव होता है केंद्रक का और एनाबिना में। ठीक है, 1 और 4 इज द राइट आंसर। पढ़ लेते हैं। थायोबैसिलस यानी कि जीवाणु, बैसिलस ठीक है जीवाणु, तथा एनाबिना नीले हरे शैवाल में केंद्रक का अभाव होता है। ये मोनेरा जगत के जंतु हैं। इस जगत के सदस्य प्रोकैरियोटिक होते हैं, अतः इसमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। अगर आपको पता है ना कि ये प्रोकैरियोटिक है या ये यूकैरियोटिक है, तो आपको पता चल जाएगा किसमें केंद्रक का अभाव है और किसमें केंद्रक है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसके विपरीत यूकैरियोटिक जंतुओं में सुविकसित केंद्रक होता है। इसके उदाहरण हैं क्लैमाइडोमोनास, शैवाल, यूग्लिना व पैरामीशियम, ईस्ट कवक इनमें होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग रसधानी होता है। इसमें रसधानी मैंने बताया था वैक्यूल है ना, वैक्यूल होता है। और जंतु कोशिका का सबसे बड़ी कोशिकांग क्या होता है, केंद्रक होता है। कवक कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। प्राय जीवाणु कोशिका में पर्णहरित पाया जाता है। देखो पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है और मैं आपको पहला और दूसरा तो बिल्कुल करा भी चुकी हूँ, अंतर भी बता चुकी हूँ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इसका आंसर हो जाएगा केवल 4। ठीक है, सही नहीं बताना था आपको, तो केवल चौथा जो है वो गलत है। पढ़ लेते हैं।
कोशिका के संदर्भ में चौथा बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राय जीवाणु में पर्णहरित अनुपस्थित होता है। साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर सभी जीवाणुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। जीवाणु में स्वपोषी और विषमपोषी प्रकार का पोषण होता है। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट न होकर एक लैमिला रचना वाले अनेक थाइलेक्वाइट्स जीव द्रव्यों में उपस्थित रहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। ये अंतर किस आधार पर होता है, ठीक है ना। तो देखिए, केंद्रक का आकार, केंद्रक की स्थिति, राजधानी का आकार, राजधानी की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, तारकाय और डिक्टियोसोम और लवक, मैंने आपको बताया था। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर ऐसे टेबल बना हुआ था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो पहला वीडियो है बायोलॉजी का, उसको आप पढ़ो ध्यान से और उसमें देखो, उसमें है, उसमें दोनों में अंतर मैंने बता रखा है आपको, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको कर दूं केंद्रक की स्थिति, ठीक है, ये बिल्कुल होता है। और राजधानी का आकार मैंने बताया था, राजधानी का आकार वैक्यूल का मैंने बताया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो अगर मैं फिफ्थ कर दूँ ना, कि फिफ्थ में मतलब अंतर होता है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है, इसमें तो फिफ्थ देखो सिर्फ इसमें है, जो मैंने आपको ऑप्शन बोले, दूसरा, तीसरा और पांचवा, है ना। और लवक इन सब के अंतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पढ़ लेते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ये हैं। जंतु कोशिका व पादप कोशिका में केंद्र का आकार समान होता है, परंतु स्थिति असमान होती है। मैंने आपको बताया था कि एक में सेंटर में होता है और एक में किनारे में होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है, देखो, है ना। केंद्रक जंतु कोशिका में क्या होता है, बीच में होता है, जबकि पादप में केंद्रक मतलब परिधीय की थोड़ा सा अलग होता है, केंद्र में नहीं होता है, ठीक है ना। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति व लवक अनुपस्थित होते हैं, जबकि पादप में हरित लवक उपस्थित होते हैं। मैंने बताया था उसमें लवक पाया जाता है ना, पादप में। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी और पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय वैक्यूल होती है, राजधानी होती है। जंतु कोशिका में छोटी छोटी पाई जाती है, मैंने आपको बताया था, और पादप में एक बड़ी होती है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में, तब पादप में कब होता है। जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित होता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। कोशिका के बाह्य आवरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है आपको। पहला है, कोशिका झिल्ली वसा की दोहरी परत की बनी होती है, जिसमें अंदर धसे हुए एवं बाहर चिपके हुए प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। दूसरा, पादप कोशिका में मृत सेलुलोज द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति बाह्यतम आवरण बनाती है। तीसरा, कवकों की कोशिका भित्ति भी पादपों की भांति सेलुलोज की बनी होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरा जो है ना वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेलुलोज की बनी होती है कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, गलत है। कोशिका के बाह्य आवरण के संदर्भ में तीसरा गलत है, क्योंकि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। याद रखना, जो कवक होते हैं ना उसकी काइटिन की बनी होती है, और पादपों तो पता ही है आपको सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सभी पादप जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया, कवक एवं प्रोटिस्टा वर्ग की कुछ जातियों को कोशिका की चारों ओर निर्जीव पदार्थों से बनी परत के रूप में पाई जाती है। ये कोशिका को के अतिरिक्त सुरक्षा व स्थायी आकार प्रदान करती है, परंतु जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। अतः उनमें कोशिका झिल्ली ही कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कौन से अच्छा किस में, एक मिनट, हाँ, पादप और प्राणी कोशिका के मध्य अंतर में कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। वही हो गया जंतु और पादप में। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्तियाँ होती हैं, जबकि वे प्राणी कोशिका में नहीं होती है, ठीक है। अंतर बताना है आपको, सही बताना है अंतर। दूसरा है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। तीसरा है, परिपक्व पादप कोशिका में एक वृद्ध राजधानी होती है। मैंने अभी बताया आपको कि बड़ी सी राजधानी होती है, वैक्यूल, एक ही वैक्यूल पाया जाता है बड़ा सा, किसमें, पादप में, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी राजधानियाँ होती हैं। ये बिल्कुल सही है, पहला भी बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए पढ़ लेते हैं। पादप और प्राणी कोशिकाओं के अंतर बताना है। पादप कोशिका में कोशिका कला, प्लाज्मा कला उपस्थित होती है और इसके बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा कला उपस्थित होती है, परंतु इसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। परिपक्व पादप कोशिका में एक वृद्ध केंद्रीय राजधानी होती है और परंतु प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी राजधानी होती है। अब कोशिका झिल्ली के बारे में आपको असत्य बताना है। चलिए, पहला है कि अमीबा में एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरा, विसरण केवल गैसों में होता है। परासरण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और परासरण एक दिशीय प्रक्रम है, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बारे में आपको असत्य बताना है। इसमें पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है,
पहला और तीसरा बिल्कुल सही है कि परासरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है ना, ये भी मतलब ये सही है और ये भी सही है पहला। चौथा भी बिल्कुल सही है, परासरण एक दिशा। इसका आंसर हो जाएगा विसरण केवल गैसों, केवल देखो एक्सट्रीम वर्ड आ गया ना केवल, तो ये गलत है, ठीक है ना। एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि विसरण जो है ना वो विसरण द्रव, गैस व कुछ ठोस पदार्थों में होने वाली क्रिया है। देखो केवल था ना, एक्सट्रीम वर्ड 90% मैंने आपको बताया था गलत होता है। इसके अंतर्गत पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन होता है, ठीक है ना। जो अणु होते हैं ना पदार्थ के, वो हमेशा जो अधिक जहाँ पे सांद्रता होगी ना उससे गमन कहाँ करेंगे, जहाँ पे कम सांद्रता होगी, ठीक है। यह क्रिया पादपों में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह पादपों में गैसों के परिवहन का एकमात्र साधन है। गैसों व द्रवों में विषरण क्रिया सामान्य होती है जबकि ठोसों में असामान्य होती है। सिंगर एवं निकोलसन में निम्न में से किसका विस्तृत अध्ययन किया। अच्छा, सिंगर और निकोलसन ने ना, मतलब ये एक साइंटिस्ट हैं दोनों, इन्होंने किसका सबसे विस्तृत अध्ययन किया है आपको बताना है। केंद्र की कायरिकी का, राइबोसोम की संरचना, कोशिका झिल्ली की संरचना या केंद्रक में क्रोमोसोम की संरचना। तो इन्होंने ना कोशिका झिल्ली की संरचना का अध्ययन किया, ठीक है। सिंगर एवं निकोलसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था इन लोगों ने। इसके मत अनुसार कोशिका झिल्ली लिपिड के दोहरे स्तर से बनी होती है। इसमें बाहर की और परिधीय या बाह्य प्रोटीन के अणु जुड़े रहते हैं तथा कुछ अतिरिक्त प्रोटीन के अणु लिपिड की परत में धंसे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोल रहा है, इस मॉडल के अनुसार लिपिड के अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड की दोहरी सतह के भीतर प्रोटीन अणु गति करते हैं। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। अब आपको बताना है, इसमें बताना है कौन सा, मतलब कथन और कारण दे रखा है। एक अंड कवच रहित अंडे को सांद्र चीनी की चाशनी में डुबोने पर अंडा सिकुड़ जाता है। फिर दूसरा कारण है कि चाशनी के अति पराश्री होने के कारण अंडे की कोशिका झिल्ली विकृत हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक अंड कवच रहित अंडे को सांद्र चीनी की चाशनी में डुबोने पर अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि अंड कोशिका द्रव्य में जल की सांद्रता चीनी की चाशनी में जल की सांद्रता से कम है, जिससे जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रसारित होकर अंड कोशिका कला से बाहर आने लगते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना परासरण क्या होता है। इसी प्रक्रिया को बहिःपरासरण एक्सओस्मोसिस कहते हैं, जिससे अंडे का जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है और इसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य संकुचन, ठीक है ना, कहते हैं। और चाशनी के अति पराश्री होने के कारण अंडे की कोशिका झिल्ली विकृत नहीं होती है। यदि इस कोशिका को अल्प पराश्री विलयन में रखते हैं तो बाहर का जल राजधानी के अंदर प्रवाहित होने से कुछ समय में ही जीव द्रव्य व कोशिका भित्ति पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। तो इसे क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य विकुंचन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को निम्न में क्या प्रेरित करता है, बहिःपरासरण, अंतःपरासरण, अतिपराश्री विलयन या अल्पपराश्री विलयन। तो इसमें जो है ना बहिःपरासरण और अतिपराश्री विलयन, ये दोनों के दोनों कोशिका को जीव द्रव्य संकुचन होने में मदद करते हैं या प्रेरित करते हैं। कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन को बहिःपरासरण व अतिपराश्री विलयन प्रेरित करता है। सामान्य स्फीति अवस्था में पादप कोशिका का राजधानी रस यानी कि वैक्यूल एवं कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति को दबाए रखता है। इसके कारण कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति फैलकर तनी रहती है। जब इस अवस्था को कोशिका के ऐसे घोल में रखते हैं जो कोशिका द्रव्य से अधिक सांद्रित हो, अर्थात अतिपराश्री विलयन हो, तो कोशिका से जल का बहिःपरासरण होने लगता है और रसधानी छोटी होने लगती है। इसका दबाव जीव द्रव्य पर कम होने के कारण जीव द्रव्य संकुचित होने लगता है, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, बताना है, ठीक है ना। तो चलिए कौन सही सुमेलित नहीं है। हिस्टोन के आगे लिखा हुआ है डीएनए, पेप्टाइडोग्लाइकेन के आगे लिखा हुआ है जीवाणीय कोशिका भित्ति, तरल मोज़ेक के आगे लिखा हुआ है जीव द्रव्य और कोशिका का भंडार गृह लिखा हुआ है रिक्तिका। और इसमें जो है ना जीव द्रव्य वाला जो तरल मोज़ेक है ना ये गलत है, बाकी ये सही है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। क्योंकि तरल मोज़ेक जो मॉडल था कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित है, ठीक है, ना कि जीव द्रव्य से। यह मॉडल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मॉडल किसने दिया था, सिंगर व निकोलसन ने दिया था। ऊपर क्वेश्चन आया था ये।
इसके मत अनुसार जीव द्रव्य कला लिपिड के दोहरे स्तर से बनी होती है जिसमें आंतरिक व परिधीय प्रोटीन धंसे रहते हैं। जीव द्रव्य कोशिका में एक अर्ध तरल जेलीनुमा द्रव्य होता है और इसको पुरकिंजे ने 1840 में जीव द्रव्य नाम दिया था। यह जीवन का भौतिक आधार है। यह कोशिका का जीवित पदार्थ होता है जिसमें गति, पोषण, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, श्वसन, उत्सर्जन अति महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। चलिए, अब है अंतःप्रद्रव्य जलिका। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें आपको बताएं कौन सा कथन असत्य है। चलिए, SER राइबोसोम विहीन होकर भी लिपिड का संश्लेषण करती है। दूसरा, RER राइबोसोम युक्त होने के कारण प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। सामान्य कोशिका में RER SEA इसके बराबर स्थिति में होते हैं, तो ये गलत है, ये बराबर स्थिति में नहीं होते सामान्य उसमें भी, ठीक है ना, सामान्य कोशिका में भी। तो असत्य बताना था, यही गलत है। एक बार पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, अंतःप्रद्रव्य जलिका पहले क्या होती है ना, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात हो रही है। हिंदी में बहुत लोग नहीं पता होता है, मतलब एक तरह से, क्योंकि हिंदी थोड़ा टफ वर्ड हो जाते हैं बायोलॉजी में ना। पढ़ लेते हैं इसको। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है उसके संदर्भ में जो तीसरा है वो बिल्कुल गलत है। इसमें ऐसा नहीं होता है, बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली स्थिति होती है सामान्य में। खुरदुरी या कणिका में अंतःप्रद्रव्य जलिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी या कणिका में होती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है ना, वो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण क्या होती है, रफ होती है, ठीक है ना। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाली कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाई जाती है, जबकि राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण, देखो राइबोसोम की उपस्थिति में क्या हो रही है, रफ हो रही है, और राइबोसोम की अनुपस्थिति में स्मूथ हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है ना, चिकनी हो जाती है। यह मुख्यतः वसा व ग्लाइकोजन के संश्लेषण में काम आने वाली कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। लाइसोसोम्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स तथा न्यूक्लिक अम्ल को पचाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। कारण बोल रहा है लाइसोसोम्स जल अपघटक एंजाइम जैसे लाइपेजेज, प्रोटीजेज और कार्बोहाइड्रेजेज से युक्त होते हैं। ये बिल्कुल सही है, दोनों कथन भी सही है और कारण भी सही है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त पुटिकानुमा संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में बनते हैं। लाइसोसोम पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस व कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। जो एंजाइम होते हैं ना, जो भी हमारे शरीर में एंजाइम है वो क्या होते हैं, पाचन उसमें सक्षम होते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी ना तब आपको ये सब समझाऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही है, मतलब कौन सा, अच्छा असंगत है, गलत बताना है आपको, ठीक है। चलिए, प्रोटीन के आगे लिखा हुआ है राइबोसोम, DNA के आगे लिखा हुआ है क्रोमोसोम, और ग्लाइकोप्रोटीन के आगे लिखा हुआ है RER, और जीव द्रव्य संकुचन के आगे लिखा हुआ है रसधानी। तो इसमें जो है ना ये जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन, ये वाला गलत है, ठीक है, असंगत है। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण जो होता है ना वो गोल्जी काय में होता है। गोल्जी काय में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन अणुओं के साथ संयुक्त होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोसिलीकरण कहते हैं। हालांकि शर्कराओं के प्रोटीन से संयुक्त होकर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कणिका में अंतःप्रद्रव्य यानी कि वही एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन संश्लेषण में बताना है आपको किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम की, अंत यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम की, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया की, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की। तो याद रखना, अंतःप्रद्रव्य जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रोटीन संश्लेषण में। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्रव्य जलिका एवं राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान तथा एंजाइम प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना भी कहते हैं। किसको, राइबोसोम को। याद रखना, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम को। जबकि कणिका में अंतःप्रद्रव्य जलिका की संपूर्ण सतह पर राइबोसोम उपस्थित होने के कारण इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए, गोल्जी काय के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। कैमिलो गोल्जी ने तंत्रिका कोशिका को सिल्वर नाइट्रेट से अभिरंजित
कर गोल्जी उपकरण की खोज की। दूसरा, यह जटिल शर्कराओं एवं प्रोटीन का निर्माण एवं परिवहन नहीं करता है। यह कोशिका अंतः झिल्ली तंत्र का भाग है जो लयन काय का निर्माण करता है। पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा इसका गलत है। गोल्जी काय के संदर्भ में ये दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि ये शर्कराओं एवं प्रोटीन का निर्माण भी करता है और परिवहन भी करता है गोल्जी काय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्जी काय एक द्विकुला युक्त कोशिकांग है। यह केवल सुकेंद्रकीय यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकांग में ही पाया जाता है, जिसमें कि केंद्रक होता है। जंतु कोशिका में यह प्राय एक ही होता है, किंतु उत्पादक कोशिका में अनेक हो सकते हैं। ठीक है, गोल्जी काय। और कैमिलो गोल्जी ने तंत्रिका कोशिका को सिल्वर नाइट्रेट से अभिरंजित कर गोल्जी उपकरण की खोज की। ये कोशिका झिल्ली तंत्र का भाग है। ये कोशिका के अपमार्जक व ट्रैफिक पुलिस भी कहलाते हैं। कौन? गोल्जी काय। ठीक है ना। और यह प्राथमिक लयन काय यानी कि लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। कौन? गोल्जी काय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने सारे फैक्ट मिल रहे हैं आपको एक्सप्लेनेशन में। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ये द्विकुला युक्त कोशिकांग है, जिसे कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में एटीपी का उत्पादन होता है। इनमें 70S राइबोसोम, डीएनए एवं आरएनए पाए। ये बिल्कुल तीनों के तीनों सही हैं। पावर हाउस इसलिए ही कहते हैं क्योंकि वो एटीपी का उत्पादन करता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में ये सारे कथन सही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो यानी कि धागा, सूत्र, कॉन्ड्रिया कण से बना होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कणिका में धागे नुमा संरचना है और इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसे कोशिका का शक्तिगृह, बिजली घर भी कहते हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया द्वारा एटीपी का उत्पादन इसकी अतिरिक्त आंतरिक झिल्ली में होता है। ये जेनस ग्रीन द्वारा अभिरंजित किए जाते हैं। इसमें 70S राइबोसोम, डीएनए, आरएनए पाया जाता है, इसलिए ये स्वतः विभाजित होकर जनन कर सकते हैं और अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवक के बारे में बताना है आपको। कौन सा कथन असत्य है? ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्राहक लवक है। क्लोरोप्लास्ट भोजन उत्पादक लवक है। क्रोमोप्लास्ट सहायक प्रकाश संश्लेषी लवक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, ये सहायक प्रकाश संश्लेषी लवक नहीं है, ये गलत है। लवक यानी कि प्लास्टिड के संदर्भ में बताना है, क्योंकि जो क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक पादपों के ऊपरी व रंगीन भागों में पाए जाते हैं, अर्थात पुष्पों की पंखुड़ियों एवं फलों को ये विशेष रंग प्रदान करते हैं। कौन? क्रोमोप्लास्ट। ये लवक कई रंगों के हो सकते हैं और इनके स्ट्रोमा में पटलिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। ये जीवाणु एवं शैवाल में प्रकाश का अवशोषण करते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये जीवाणु एवं शैवाल का प्रकाश का अवशोषण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कथन और कारण बताने हैं आपको कौन सा कथन सही है। मतलब कथन और कारण में, आलू में ल्यूकोप्लास्ट की अधिकता पाई जाती है। आलू में भोजन का संग्रह भूमिगत तने में होता है। ठीक है ना। तो ये कथन भी सही है और कारण भी बिल्कुल सही है। आलू में क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। चलो पढ़ लेते हैं। आलू में ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक की अधिकता पाई जाती है। ये लवक रंगहीन होते हैं। ये मुख्यतः पादपों के भोज्य पदार्थ संग्रहित करने वाले भागों जैसे भूमिगत तनों, आलू एवं जड़ में पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश अवर्णी लवक को हरित लवक में परिवर्तित कर देता है तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में इसका उल्टा हो जाता है। आलू को प्रकाश में रखने पर हरा होना इस परिवर्तन का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट, इनमें आपको बताना है कौन सुमेलित है, सही सुमेलित है। ठीक है ना। तो ल्यूकोप्लास्ट भोजन का परिवहन, क्रोमोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट स्टार्च का निर्माण और डिक्टोयोसोम गोल्जी काय। तो ये केवल सही है, डिक्टोयोसोम गोल्जी काय। ये सब ऊपर हम पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। तो ये तीनों गलत हैं, केवल डी सही है। पादपों में गोल्जी काय को डिक्टिसियोम भी कहते हैं। इसे लिपोकॉन्ड्रिया, गोल्जी पदार्थ, गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नामों से भी जाना जाता है। ABC सही नहीं है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक पादपों में भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। ये मुख्यतः पादपों के भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भागों में पाए जाते हैं, जैसे भूमिगत तना एवं जड़। ये भोजन का परिवहन नहीं करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, ये क्या करते हैं? ऊपरी व रंगीन भागों में पाए जाते हैं, अर्थात पुष्पों की पंखुड़ियाँ, मैं बता चुकी, विशेष रंग प्रदान करते हैं पंखुड़ी को और फलों को, और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक नहीं होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक होता है, वो होता है प्रकाश संश्लेषण में सहायक, है ना। और ये हरे रंग की सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और इसमें पादपों में मतलब इसके द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण होता है, क्लोरोप्लास्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है? मतलब वो ये कह रहा है कि जो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी और यूकैरियोटिक कोशिका में भी, तो दोनों में कौन सा पाया जाता है? ठीक है ना। गुणसूत्र, राइबोसोम, लवक या रसधानी। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार।
राइबोसोम जो होता है ना वो दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम अति सूक्ष्म कलाविहीन कोशिकांग हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखे जा सकते हैं। इन्हें पैलेट कण या कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के होते हैं। हम जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। सुकेंद्रीय कोशिकाओं में ये जीव द्रव्य में अंतरप्रद्रव्य जलिका की तरह, ठीक है, एटीएस केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रिका में पाए जाते हैं। तो याद रखना जो दोनों में पाए जाते हैं ना, ठीक है ना, मैंने बताया था इसको जब मैंने, अगर आप पहला चैप्टर पहला वाला जो बायोलॉजी का है उसमें जो ऐसे मैंने टेबल बना के करा हुआ है और उसके नीचे ही मैंने बताया हुआ है कि राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से याद हो गया होगा आपको, ठीक है। राइबोसोम इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको बताना है कि अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, केंद्रक में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ क्रोमेटिन जालक निम्न में से किसका बना होता है। जो केंद्र के अंदर होता है ना अनुवांशिक पदार्थ, वो किसका बना होता है, क्रोमेटिन जालक, ठीक है ना। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन डीएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन लिपिड और डीएनए केंद्रक द्रव्य, तो ये होता है प्रोटीन और डीएनए का बना होता है, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। केंद्रक में उपस्थित अनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो क्रोमेटिन जालक, क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन व डीएनए का बना होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन शब्द क्रीमा यानी कि क्रोमा से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है रंगीन, इसलिए इसे क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन तंतु मोटे होकर रिब्बनुमा हो जाते हैं जिससे गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अनुवांशिक लक्षणों का परिवहन करते हैं। चलिए, नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि डीएनए एक और उसमें होता है ना, तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। और देखो ये पूछ चुका है आईएएस में एक बार 2001 में। चलिए, नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में डीएनए होता है। इसमें उपस्थित डीएनए वर्तुलाकार का होता है। इसकी लंबाई 150 नैनोमीटर होती है। इसकी संरचना जीवाणु के न्यूक्लियाइड से समानता प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया आनुवंशिक दृष्टि से स्वतंत्र है, परंतु ये अपनी क्रियाओं के लिए केंद्रकीय डीएनए पर निर्भर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, ठीक है, डीएनए को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मिलाना है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। एक मिनट, हाँ, कोशिकांग है और उनके सामान्य नाम दे रखे हैं। चलिए, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम है, हरित लवक है, रसधानी, गोल्जी का एक केंद्रक है। तो जो लाइसोसोम होता है ना उसको कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखना, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग, ठीक है, सुसाइड बैग। ये मैं बताऊंगी क्यों कहते हैं, पहले आप क्वेश्चंस करिए, ठीक है। हरित लवक को मैंने आपको बताया था कि ये भोजन बनाता है ना, भोजन क्लोरोप्लास्ट होता है, तो भोजन, तो कोशिका का भोजनालय बोल सकते हैं इसको, है ना। वैक्यूल, रसधानी, ठीक है, रसधानी होता है आपका कोशिका का कचरा पात्र होता है। और ये जो होता है ना गोल्जी काय कोशिका की ट्रैफिक पुलिस होती है। और केंद्रक जो सब कुछ करता है, नियंत्रण होता है, एक तरह से कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन होता है, केंद्रक होता है। ए का 5, बी का 3, एक ही में है, ए का 5, बी का 3, तो ये डी हो गया इस राइट आंसर। पढ़ लेते हैं इसका। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि इसके फटने पर इसमें से निकले जल अपघटनी एंजाइम कोशिकांगों को विघटन कर कोशिका को मृत कर देते हैं, ठीक है ना। जो भी मतलब वैसी कोशिका होती है ना, मतलब जो ख़राब हो गई होती है, जो भी, वो उसमें यहाँ पे जाती है। मैं आपको एक तरह से उसमें बता रही हूँ थोड़ा सा इजी वे में, तो वहाँ पे जाती है और वो खुद ही ख़त्म हो जाती है, विघटन हो जाता है वहाँ पे, उस चीज़ का ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली। हरित लवक मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको भोजनालय, क्योंकि ये भोजन बनाता है ना, इसकी मदद से ही बनता है, प्रकाश संश्लेषण इसी के उससे होता है, तभी भोजन बनता है। रसधानी को कचरा पात्र कहते हैं कोशिका का, क्योंकि इसमें अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह होता है। अपशिष्ट यानी कि जो वैसे पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि पदार्थ भरे हुए होते हैं। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं या अपमार्जक भी कहते हैं, क्योंकि ये विभिन्न कोशिकीय पदार्थों के भंडारण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए कार्य करता है। देखो कितने सारे आपको फैक्ट मिल रहे हैं, सेल बायोलॉजी के सारे पार्ट हैं, ठीक है। केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाविधियों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अनुवांशिक गुणों को नियंत्रण करता है ये, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कोशिकांग है और यहाँ पे उसकी खोज करता है और आपको मैच द फॉलोइंग करना है। चलिए देखो, केंद्रक मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, केंद्रक की खोज किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और इसमें केंद्रिका अगर हमने ये नहीं पढ़ा है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है कॉलिकर ने।
केंद्रिका की खोज की है फोंटाना ने और राइबोसोम की है पेलाडे ने। पता है ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछता है, यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछ चुका है और बीपीएससी भी पूछ सकता है इसको, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और केंद्रक तो देख पूछ चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया पूछ सकता है, तो कॉलिकर याद रखना, ठीक है। बी का 4 है, ए का 2 है, तो ये एक ही में सी में आ रहा है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है कॉलिकर ने, ठीक है। उसके बाद केंद्रिका को सर्वप्रथम फोंटाना ने 81 में देखा था, इसकी व्याख्या की थी स्लाइडेन ने, और राइबोसोम को पेलाडे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन के बारे में बताना, सही कथनों का चयन कीजिए। पहला है समसूत्री, याद है मैं आपको बताया था माइटोसिस मियोसिस, इसमें जंतु कोशिका के उसमें विभाजन जो होता है माइटोसिस मियोसिस के वजह से होता है, मियोसिस कारण होता है ना, तो मैंने आपको बताया था ऐसे अंतर, तो उसी की बात कर रहा है ये समसूत्री और अर्धसूत्री, इसको माइटोसिस और मियोसिस भी बोलते हैं। समसूत्री विभाजन केवल कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन क्षतिग्रस्त ऊतक या घाव की मरम्मत करता है, ठीक है। इसमें सही कथन आपको बताना है। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना। अर्धसूत्री विभाजन केवल जननांगों की जनन कोशिका में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन बहुत लंबा एवं ऊर्जा तथा समय की खपत करवाने वाला प्रक्रम है। देखो इसमें ना चारों सही है, ठीक है। ये अर्धसूत्री समसूत्री के जो बारे में दे रखा है, ये चारों के चारों बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है। इसमें पुत्री कोशिकाएं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान होती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा वृद्धि तथा घावों की मरम्मत होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जननांगों की जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। जनन कोशिकाएं इस विभाजन द्वारा विभाजित होकर अगुणित युग्मक बनाती है। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं की तुलना में आधी रह जाती है। मैं ऐसा करूँगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना बायोलॉजी का, उसमें मैं माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस लेकर आऊँगी, जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन असत्य बताना है, ठीक है। कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण या प्रकृतिकरण एवं वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव के जीवन का विकास एक कोशिकीय द्विगुणित कोशिका से होता है। पादपों की तुलना में मानवों एवं जंतुओं में सीमित वृद्धि होती है तथा वयस्क अवस्था में शरीर का आकार निश्चित होकर वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। ये उपयुक्त सभी, इसमें आपको असत्य बताना है। तो ये जो होता है ना कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण, ये गलत है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कोशिका विभाजन द्वारा डीएनए का निर्माण नहीं होता है। इसका निर्माण कोशिका की अंतर अवस्था की संश्लेषी प्रवस्था में होता है। कोशिका विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव के जीवन का विकास एक कोशिकीय द्विगुणित कोशिका या जाइगोट यानी कि युग्मनज द्वारा प्रारंभ होता है। कोशिका विभाजन की क्रिया जीवधारियों में लगातार चलती रहती है। पादपों की तुलना में जंतुओं में सीमित वृद्धि होती है, क्योंकि पादपों में विभज्योतक ऊतक टिश्यू के कारण निरंतर कोशिका विभाजन होता है, परंतु जंतुओं में विभज्योतक अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनमें सीमित वृद्धि होती है। अतः वयस्कों में शरीर का आकार निश्चित होकर वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। चलिए ये खत्म हो गया सेकंड चैप्टर भी, ठीक है। सेल बायोलॉजी भी आपके जो क्वेश्चन है एमसीक्यू खत्म हो गए हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी के, ठीक है। और मैंने आपको बोला है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस लेकर आऊँगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, उससे पीटी के लिए भी, मेन पीटी के लिए ही है बीपीएससी में। तो चलिए थैंक यू सो मच। आपका कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए।